नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान के तौर पर मौजूद हैं राजवीर सिंह जी चलकोई, जो कि इतिहास के शिक्षक हैं और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाते हैं। पढ़ाते इतना अच्छा है कि पढ़ते-पढ़ते इनसे मोहब्बत सी होने लगती है। इनसे नहीं, इनके विषय से मोहब्बत होने लगती है। जिस तरह से ये इतिहास जैसे विषय को, जिसमें तलवारें, रक्त रंजित पन्ने जैसी चीजें हैं, उबाऊ से सन हैं, तारीखें हैं, लड़ाइयाँ हैं, उन चीजों को रोचक तरीके से राजवीर सिंह जी प्रस्तुत करते हैं। तो हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजवीर सिंह जी। धन्यवाद। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि राजवीर सिंह जी की पढ़ाने में ऐसा क्या है कि लोग मोहित हो जाते हैं आपके अंदाज में, बात करने के स्टाइल में। मुझे लगता है कि इतिहास हर व्यक्ति सुनना चाहता है, सीखना चाहता है। पर जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा उबाऊ तारीखों की वजह से, सन की वजह से लोगों का उससे थोड़ी सा अलगाव सा हो गया था, नीरस विषय हो गया था। यदि कोई भी व्यक्ति उसको सिंपल तरीके से प्रस्तुत कर दे, तो हर व्यक्ति इतिहास के साथ जुड़ना चाहता है। मैं शायद वैसा कर लेता हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। तो आप में वो वैसा कर पाने की कला कैसे आई? मतलब सभी लोग करना चाहते हैं, इतिहास सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, लेकिन क्या मुझे कारण रहा? मुझे कई बार खुद को भी लगता है कि जैसा कि आपने कहा, मैं इतिहास का अध्यापक हूँ। मुझे लगता है मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। इतिहास तो अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। मैं जब पढ़ा करता था उन दिनों में भी मेरे साथ वालों को जब कभी कहानियां वगैरह सुनाया करता तो वो बहुत अच्छे से सुन लिया करते और मुझे अप्रिशिएट किया करते थे। मुझे लगता है वो कला आगे विकसित होती चली गई, स्टूडेंट्स के सामने आ गई। तो ये आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है, बचपन कहाँ बीता? आपने कैसे शुरुआत की? कहाँ सुनाते थे वो कहानियां आप? कहानियां तो बहुत बाद में सुनाई, हालांकि मेरा बचपन तो बीकानेर जिले में एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे खाजवाला तहसील है। अच्छा अच्छा। 4 BGM भागू नाम करके एक छोटा सा गांव है। वहां पर मेरे पापा अध्यापक रहे तो मेरा बचपन वहीं भी था। एजुकेशन भी 10th तक की खजवाला से ही हुई मेरी। उसके बाद मैं बीकानेर आ गया था, ग्रेजुएशन बीकानेर से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ जयपुर से किया था। फिलहाल मेरी पीएचडी चल रही है जोधपुर से। पर ये जब मैं यहाँ आ गया था पढ़ने के लिए, उस दौरान साथ में रहने वालों के साथ में ये सब चीजें विकसित होती चली गई। तो आप यहाँ आने के बाद कंपटीशन की आपने तैयारी की या क्या? मतलब मैं यहाँ आरएस की तैयारी के लिए आया था, मैंने आरएस की तैयारी की थी। मैं 2013 में जो आरएस हुआ था उसके अंदर मेरा इंटरव्यू दिया हुआ है, मैं सिलेक्ट हुआ था, पर उसमें काफी पीछे रैंक थी मेरी। अच्छा, आपने जैसे बताया आप 4 BGM में वहां रहते थे, पाकिस्तान बॉर्डर के पास, तो वहां तो पटवारी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो वहां आपने आरएस का ख्वाब देख लिया था या वहां से आगे आने के बाद? एग्जैक्टली, ये भी आपकी सही बात है। पटवारी तो नहीं, पर मेरे फैमिली बैकग्राउंड के अंदर फौजी रहे थे, इसलिए बचपन में मुझे भी लगता था कि 10th करते ही अपने फौज में चले जाएंगे, और हाइट भी बढ़ गई थी तो लगता था ये ठीक रहेगा। लेकिन पापा अध्यापक थे, पापा का थोड़ा रुझान था कि मैं थोड़ा आगे पढ़ लूं। फिर अच्छा अच्छा। कई साथ वाले सीनियर थे, उनको लगता था कि नहीं, तुम्हें ये तैयारी करनी चाहिए। तो बाड़मेर के एक महेंद्र सिंह थे, वो हमारे सीनियर हुआ करते, तो वो मुझे इस लाइन के अंदर लेकर आ गए थे। अच्छा, कैसा रहा कंपटीशन वाला एकेडमिक पढ़ाई से आने में? अच्छा अच्छा रहा, मुझे लगता है। मुझे पिछले मेरे कुछ सालों के सबसे बेहतरीन लम्हे यदि पूछे जाएं तो वो है जब मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अंदर आरएस की तैयारी किया करता था। आपके जीवन में आमूल चूल बदलाव आता है आप जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो जी। वैसा मेरे जीवन में भी आया। अब आप वहीं पढ़ाते हैं जहां आपने तैयारी की? जी जी, मैं फिर वहीं पढ़ाने लग गया था। तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ आपका कि भाई आप खुद पढ़ रहे थे मैं जब क्लास के में और जिस पढ़ा काम करता, के लिए आए थे वो हुआ नहीं, बेसिकली सिलेक्शन जो है? हाँ, सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं था। मैं क्लास में जब पढ़ा करता था, दिलीप सर ही हमें ये राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाया करते। तब मैं क्लास में कई बार यूं किस्से कहानियां सुना दिया करता। तो सर ने एक दो बार देखा भी, सर ने कहा भी कि तुझे किस्से कहानियां खूब अच्छे से आते हैं। फिर एक बार यूं ही हम ऑफिस में थे और सर ने कहा कि मेरे थोड़ा बर्डन ज्यादा हो रहा है, मैं सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो अपने को एक इतिहास के अध्यापक की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सीनियर था तो स्प्रिंग बोर्ड में वैसे काम किया करता था। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम यदि पढ़ा लो तो ठीक रहे। जी तो जी। लकीली उधर आए और चल मतलब गए। आपका कोई इंटरव्यू वगैरह उसके लिए नहीं हुआ? हाँ, सर ने क्लास में मुझे 1.5 साल से देख रखा था, तो एक तरीके से इंटरव्यू था ही अच्छा उनका, वो अच्छा मेरे अच्छा। बारे में अच्छे से जानते थे। तो आप यहाँ पढ़ने आए थे और अब पढ़ाने लगे। आरएस के सिलेक्शन नहीं हो पाने की वजह क्या रही? मतलब कि आप जो, या वजह, अभी आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे नहीं, हैं? अब मैंने 2013 के बाद में एग्जाम देने बंद कर दिए थे। सिलेक्शन नहीं होने के पीछे खुद की कमी रही है,
उन दिनों में इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे जितनी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने पढ़ाई की थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनसे पिछड़ जाओगे तो आपकी रैंक पीछे आपको आएगी। कई बार ये नहीं लगता कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पिछली बार आरएस में, ये अलाइड में रहा, इस बार मेंस में आ ही जाएगा, वो बच्चा कई बार सेकंड एग्जाम में प्री नहीं निकाल पाता, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार कि ये यूं ही परेशान हो रहा है, यहाँ क्या होगा इसका, वो निकल जाते हैं। तो इस परीक्षा सिस्टम में क्या हालांकि लगता है? दूसरे वाले में तो कम है ऐसे चांसेस कि किसी बच्चे की उम्मीद ना हो और वो सिलेक्ट हो जाए, ऐसे लोग कम है। हाँ, ऐसा कई बार जरूर देखा गया कि किसी बच्चे के लिए हमें लगता है कि इसका हो जाना चाहिए और उनके नहीं होते हैं, पर उसका अगले अटेम्प्ट में उसके अगले अटेम्प्ट में हो ही जाता है, क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम होता है जो मेंस का पेपर होता है, और उस एग्जाम के अंदर फिर ऐसी संभावनाएं रहती है कि आपकी कॉपी चेक हुई है, जिस कॉपी चेक करने वाला था उनकी मेंटेलिटी आपकी मेंटेलिटी कितनी मैच कर रही थी, आपके आंसर थे वो बाकी लोगों की तुलना में कितने सही थे कितने गलत थे, फिर बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता तो कई बार आप पिछड़ जाते हो उस तुलना में। ये जैसे आप राजस्थान की कला संस्कृति भी बात करते हैं, कुछ ऐसे कला संस्कृति में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आपने झेरना शब्द कहा, जैसे आपने नेहड़ी शब्द कहा, आपके जब हम वीडियोस देखते हैं तो बाकी टीचर्स उन शब्दों को जिस ऊर्जा के साथ बताना चाहिए, और या उनको जो बोलने का लहजा होना चाहिए उसमें नहीं कर पाते हैं, आप कर लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि राजस्थानी के एग्जैक्ट वर्ड जो है आप? एक तो पृष्ठभूमि के घर के अंदर वैसा माहौल था, जी। झरना नेड़ी बहुत बचपन से सुने थे, अच्छा। तो वैसा होना स्वाभाविक था, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैं राजस्थानी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मेरे अच्छा। राजस्थानी सब्जेक्ट रहा है, तो राजस्थानी से वो अतिरिक्त लगाव रहा, उसके बाद में भी मैं वैसी चीजें पढ़ते रहा, तो स्वाभाविक बातचीत की भाषा में आपकी वो बातें आ जाती है। अच्छा, आप ये बताएं राजवीर सिंह जी कि क्या उम्र हो गई आपकी, कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, अब अच्छा। 33 वर्ष उम्र हो चुकी है। हम गूगल पे जब आपको सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड्स में, तो आप गूगल ट्रेंड्स में आते हैं राजस्थान में राजवीर सर, तो लोग सर्च में आते हैं कि राजवीर सर गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, कि राजवीर सर की गर्लफ्रेंड कौन है, राजवीर सर की शादी कहाँ हुई है, उनकी वो मतलब ट्रेंड्स में आते हैं। मैं दिखा दूंगा जो सर्च हिस्ट्री में आ रहा है वो, तो इस पे लोगों की क्यूरोसिटी है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? शादी होगी तब आप सबको पता चल जाएगी, आप सब आमंत्रित किए हाँ। जाएंगे उसके अंदर। अभी तक वैसा हुआ नहीं है, तो रूमर्स है सारे। नहीं, सारे र्यूमर्स हैं मतलब, तो मतलब लोग आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में जिस तरह से फिल्म स्टार के बारे में जानना चाहते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपके इतना वॉल्यूम तो है कि जिसमें आपको कहा जा सकता है कि टीचर एक सेलिब्रिटी बन रहा है। और भी देश में कई ऐसे अध्यापक हैं जिनसे लोगों का लगाव हो रहा है, तो आपसे लगाव हो रहा है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं कि राजवीर सर के शौक क्या है, राजवीर सर की गर्लफ्रेंड कौन है, तो इस पे क्या कोई है या कोई? नहीं, अभी अभी कोई नहीं। अच्छा, तो ये आपका नैराश्य भाव है या ऐसे? नहीं, निराश भाव जैसा कुछ नहीं है। सो अब स्टूडेंट्स का क्या है, मैं 2018 के आसपास में रसिया था, जी। तो उस दौरान वहाँ रसिया में जो राजा रानी रहे थे, जार और जारीना जिनको बोला हाँ करते, जी। तो उनकी कॉस्ट्यूम पहन के लोग खूब सारे फोटो खिंचवाते हैं। तो हम भी वहां गए कि यार फोटो खिंचवा लिया जाए, तो वो काफी रुपए मांग रहे थे। हाँ। तो मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि तुम तो जाके इसे बात करो पैसे की, तब तक मैं फोटो तो ले लूंगा इसके साथ। हाँ। तो एक अच्छा सा कैंडिडेट पिक आ गया था, मैंने वो फेसबुक पे लगा दिया। मारवाड़ी स्टाइल में आपने काम मारवाड़ी किया। स्टाइल में काम कर हाँ। लिया मैंने, पैसे भी बचा लिए और फोटो आ गया। हाँ। अब किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि वो जो आप क्यूरियोसिटी वाले बता रहे हो कि वो गर्लफ्रेंड वाली जगह पे उस लड़की का फोटो लगाया हुआ था, किसी रशियन लड़की का फोटो। तो रशिया कैसे जाना हुआ आपका? या हमने सुना है कि आप कई देश घूम चुके हैं। हाँ, अक्सर इस मामले में दिलीप सर हमारे आदर्श रहे। सर हमेशा कहते रहे कि दुनिया घूमनी चाहिए, आप जी। अलग अलग जब देशों में जाते हो सीखते हो। वैसे भी मैं भूल रहा हूँ किसका कोट है, पर अच्छा सा कोट है कि मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम क्या क्या पढ़े हो, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। तो घूमने से आप सीखते हो। रशिया पहला टूर ही था हमारा, अच्छा। तो दिलीप सर अक्सर विदेश यात्रा करते उसके रहते हैं, अलावा तो कहाँ कहाँ गए आप? हम मकाऊ गए, हांगकांग गए, दुबई गए, अभी वापस हमारा रशिया का टूर है थोड़े तो दिनों में। रशिया से विशेष लगाव हो गया, या उस फोटो वाली से कोई? रशिया काफी बड़ा देश है। पिछली हाँ। बार हम दिसंबर के महीने में गए थे, बहुत ज्यादा ठंड थी इसलिए बंद थी खूब सारी चीजें। हाँ। हाँ। इस बार हमें लगता है थोड़ा कंट्री साइड जाएंगे, थोड़ी ऐसी चीजें जो पिछली बार एग्जैक्टली, नहीं देख पाए थे वो एग्जैक्टली, देखेंगे। रशिया का भारत से लगाव भी खूब रहा है, लगाओ भी है। पुराना जुड़ाव है देश का। एग्जैक्टली हम वो चूंकि पहली यात्रा थी तो इमिग्रेशन वालों ने खूब सारी पूछताछ की थी, तो वो भी जब पूछ रहे थे तो उनका भी यही था कि आप सबसे पहले रशिया ही क्यों आए और कहीं क्यों नहीं हाँ, गए। बिल्कुल तब भी ठीक हमने है। यही कहा था कि सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हाँ, हिंदुस्तानी, हम हाँ। कई सालों से गाते आए हैं। तो राजीव सर ये बताइए कि परिवार में आपके कौन कौन हैं आपके अलावा? मेरे पापा है, पापा अध्यापक है, बीकानेर में सर्विस कर रहे हैं। मम्मी हाउसवाइफ है।
छोटा ब्रदर है एक, वो लो कर रहा है बीकानेर से। तो मैं अभी कह रहा था लोकप्रियता वाला आलम, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लड़की आपकी मिमिक्री कर रही है, तो आप सेलिब्रिटी तो बन रहे हो उसमें, क्या क्या वजह है? वो तो अब बच्चे हैं, बच्चों का अध्यापक के प्रति स्वाभाविक लगाव रहता है, एग्जैक्टली। तो बच्चे ऐसा कर लेते हैं। तो उस बालिका की प्रतिभा भी सराहनीय हाँ, है। प्रतिभा, और उसने मेरी नहीं, हम जितने कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं उसने सबकी मिमिक्री जी की जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टू वे इंटरेक्शन भी दिखा हमें कि आप बच्चों को भी बोलने का मौका देते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो वैसे कोचिंग क्लासेस में ऐसा होता नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करते वक्त हम भी एक दो बार कहीं गए थे, तो आप बैठ जाइए, हम बाद में बात करेंगे। तो इंटरेक्टिव जो पढ़ाई होती है, उसी के चलते शायद आपकी जो ये एकेडमी है ये काफी हाँ, ये फेमस हो रही स्प्रिंग बोर्ड में रहा भी। जैसे मैं मेरा भी बताऊं कि मैं जब पढ़ा करता था तो वो मौके मिले होंगे, दिलीप सर ने कभी दिए कि मुझे कहानी सुनाने का मौका मिला, हाँ तभी मेरी प्रतिभा भी विकसित हुई और सर को भी पता चला कि ऐसा कर सकता है। और क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी में आपको मल्टी डायमेंशनल होना ही पड़ता है। आप यदि बच्चे को बोलने का मौका नहीं दोगे तो इंटरव्यू में कैसे बोलेगा जाके। अब क्या लगता है नए जो अधिकारी आ रहे हैं वो किस तरह के लोग आ रहे हैं? पहले ये था कि साहब कोई आईएएस हैं तो उनके बेटे आसानी से आरएएस बन जाते थे, या अच्छी पृष्ठभूमि वाले। नहीं, ये ट्रेंड टूटा है पिछले कुछ एग्जैक्टली। सालों में, ये ट्रेंड जोरदार तरीके से टूटा है। अब एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि के साधारण स्कूलों में पढ़े हुए, इतना बड़ा कोई एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा, वैसे लोग भी खूब आ रहे हैं। अब ये पूरा खेल उस पर है कि जो मेहनत करेगा वो इस तरफ आ रहा है। पहले लोगों का रुझान भी नहीं था, मुझे लगता है लोगों की अप्रोच ही नहीं थी, लोग यहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे थे। जब लोगों ने सोचना शुरू किया तो लोग आ भी रहे हैं अब अलग अलग फील्ड के। क्या वजह रही इस बदलाव की कि लोग सोच रहे हैं, या एजुकेशन रही कारण, जागरूकता, या ये क्या? तो जागरूकता भी रही, सोशल मीडिया के ये प्रभाव बढ़े, और फिर क्या हुआ जब कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के सिलेक्शन हुए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हमारी कोचिंग से महेंद्र प्रताप सिंह भाटी जो थे, उनके 2008 में 8वीं रैंक आई थी। जी जी। वो बड़ा बदलाव था ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी लगा कि सिलेक्शन हो सकते हैं, हमारे भी सिलेक्शन हो ओके सकते ओके, हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोल मॉडल्स बेसिकली। हाँ, तो वो रोल मॉडल के रूप में सामने उभर कर आए थे। फिर एक और लगता है मुझे कि 2012 में सब्जेक्ट समाप्त कर दिए गए थे। आईएएस में भी 2010 के बाद सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, और इधर से भी सब्जेक्ट खत्म हो गए थे। तो हर फील्ड के लोग आने लग गए, पहले कुछ चुनिंदा फील्ड के लोग ही आया करते थे। उनका तो ये लगता लास्ट था कि फिलोसफी सब्जेक्ट ले लेते हैं, आसान सब्जेक्ट है। ले लेते हैं, हाँ। हाँ, तो फिर किसी का एकेडमिक अच्छा रहा होता वही आता था। अब एग्जैक्टली। वैसा कुछ नहीं रहा, अब अलग अलग डायमेंशन के लोग आ रहे हैं, तो रेशियो बढ़ गया वो उन लोगों का। इंटरव्यू को लेके, आरपीएससी के इंटरव्यूज को लेके कई तरह की बातें आती है, मार्किंग और उसको लेके। तो उन लोगों का कहना है कि इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। कई लोगों, विचारक लिख रहे हैं, तो क्या वाकई में इंटरव्यू को खत्म किया जाना चाहिए? सिविल सेवा में तो पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रशासनिक अधिकारी, आप जिस व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चुन रहे हैं, उसके बोलने समझने की क्षमताओं का भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो रहना चाहिए अभी तक। हाँ, उसका वेटेज आप कम ज्यादा कर सकते हो। आरएस में पहले वेटेज ज्यादा था, 160 नंबर का हुआ करता था, अब घटा के वैसे भी उसको 100 नंबर का कर दिया गया, पर रहना चाहिए इंटरव्यू तो आरएस। इसमें कई लोग ये आरोप लगाते हैं, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और ये इन हाँ, चीजों। आप ये कर सकते हैं कि इनमें सुधार किए जाने चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स की या प्रशासनिक अधिकारियों जो बनने जा रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं। जी जी। ये एक रिफॉर्म है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होने चाहिए। तो बेसिकली क्या देखा जाता है इंटरव्यू में, आप अगर हमें बताना चाहें कि मूलतः बात जो है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू क्यों लेते हैं? मैं प्री के लिए अक्सर ये कहते हैं कि भी जितना मैं पढ़ा वगैरह वो। अक्सर बच्चे जब बात करते हैं या साथ वाले भी कोई होते हैं, तब हम कहते हैं कि ज्ञान की परीक्षा तो प्री और मेंस में हो गई, हम्म। अब तो आपका वो व्यक्तित्व विकास ही देखा जाता है। एग्जैक्टली। आप चीजों को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, आप ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं हो जाते हैं, आप एक्स्ट्रा पोलाइट तो नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर जो सामान्य गुण होने चाहिए वो आरपीएससी भी देखती है, यूपीएससी भी देखती है। अच्छा, स्टूडेंट्स कई ऐसे आते हैं जो आपको कई बार प्रभावित करते हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट, ऐसी कोई याद, या ऐसा कोई आपके ध्यान में? हाँ, कई स्टूडेंट रहते हैं क्लास के अंदर जिनको देख के ही लगता है हमें कि ये बहुत लेबोरियस स्टूडेंट है। अब एग्जैक्टली किसी एक का तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, पर फिर भी हर क्लास के अंदर कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जैसे मैं आजकल कई बच्चों के अंदर देखता हूँ कि कई बच्चे सिंगिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं। हाँ, एक आप पे भी एक गाना गाया है लड़की ने, वो अभी वीडियो वायरल हुआ, हमने हाँ, देखा है। नहीं, वैसे भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है इनकी आवाज कितनी अच्छी है, जबकि ऐसा सोच ही नहीं पाते थे कि इस फील्ड वाले भी ऐसा कर लेते होंगे। तो आजकल यूं अलग अलग डायमेंशन के बच्चे और खूब आने लगे हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल है। अच्छा, हमने ये सुना है आजकल आप जिम वगैरह भी जा रहे हो, तो मतलब क्या? नहीं, वो तो आपने कोई वीडियो में सुन लिया होगा। मतलब इस शरीर के साथ आप और क्या करना चाह रहे नहीं, हो? अब मैं इस शरीर के साथ और कोई अन्याय नहीं करना चाहता।
तो ये वीडियोस काफी वायरल होते हैं आपके, उसमें कई सारी चीजें सीखने समझने के अलावा गुदगुदाने वाली चीजें, इतिहास को कितने सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अपनी बात कहने के लिए जो माहौल होना चाहिए वो आप प्योरली दे पाते हैं, तो ये अच्छी बात। पढ़ने आने से लेके पढ़ाने तक की इस यात्रा में क्या ऐसा रहा जो आपको मतलब ऐसी याद आपकी जिसको आप साझा करना चाहें हमारे साथ? मुझे लगता है मैं पढ़ा तो कई सालों से रहा था कि 2013 से मैंने जैसा बताया पढ़ा रहा था। स्टूडेंट भी तारीफ ही करते थे, अच्छा अप्रिशिएट ही करते थे। ऑनलाइन आने से पहले तक ऐसा था कि हम स्टूडेंट तक सीमित थे, कि जो हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट थे। स्प्रिंग बोर्ड भी इतना ज्यादा कोई पब्लिसिटी भी नहीं कर रहा था, अपने लेवल पे भी, कोचिंग के लेवल पे भी नहीं कर रहे थे, हमें भी केवल स्टूडेंट जानते थे। ऑनलाइन आने के बाद में एक आमूलचूल बदलाव आया, कोरोना के बाद में जब हम ऑनलाइन आए, उसके बाद कोरोना के बाद में, तो अब वो जो रीच है कोचिंग की, या मेरी पर्सनली भी आप कहें, तो वो अब ऐसे लोगों तक है जिनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। और मुझे एक बच्चे ने एक दिन किस्सा सुनाया कि वो बस में बैठ के जा रहा है और जो ड्राइवर था वो वीडियो सुन रहा है। तो उसने ड्राइवर से पूछा कि आप जिनको ये वीडियो सुन रहे हो इनको जानते हो कि नहीं, ये क्या पढ़ाते हैं क्या करते हैं इस बारे में जानते हो कि नहीं, तो फिर आप ये वीडियो क्यों सुन रहे हो? तो उसने कहा बातें ठीक कर लेता है। अच्छा, तो अलग अलग आयु वर्ग के लोगों तक ये चीजें पहुंची। तो अब ऐसे लोग आपको मिल जाते होंगे कहीं हाँ, जाते हो? खूब अक्सर ऐसे कोई लोग ऐसा? मैं आज ही ग्रामीण ओलंपिक में हमारे गांव की टीम आई हुई थी तो गया हुआ था, तो वहाँ खूब सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं मुझे। तो ऑब्वियस सी बात, अच्छा ही लगता है आपको। और कहीं किसी आप फंक्शन के अंदर जाते हैं तो वहां लोग मिल जाते हैं, सेल्फियां लेते होंगे। सेल्फी वाला तो छोड़िए, लोगों का वो किसी एक मोमेंट को भी करते हैं कि हमने वो वीडियो देखा था और हमें ये बात अच्छी लगी। जैसे अभी ये करवा चौथ निकला, मैंने किसी क्लास में यूं ऑब्वियस बोल दिया था कि राजस्थान का जो त्योहार है पति पत्नी का वो तीज है। हाँ, एग्जैक्टली। और लोगों ने, खूब सारे लोगों ने उस पे स्टेटस लगा रखे थे, आप ट्रेंड करते हो उस दिन, तो ये ट्रेंडिंग वाली अच्छी चीज है सर। आपका एक, हमने ये भी सुना था कहीं कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ता पूछना था, ऐसा कुछ किस्सा था? हाँ, कि कोई स्टूडेंट ही रहे होंगे वो, और वीडियो हमें, देखा होगा। हाँ, वीडियो देख रखा होगा और रास्ता पूछना था। मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दो चार दोस्त साथ में बैठे थे, और हम वो रास्ता एग्जैक्टली जोधपुर में कौन से रोड से जाएं बाड़मेर के लिए वो नहीं कर पा रहे थे, गूगल आगे पीछे बता रहा था। तो किसी से पूछा कि आप रास्ता बताइए, तो उन्होंने जैसे मेरे को देखा कि आप तो वो हो, मैं कहा हाँ मैं वो राजवीर सर। हाँ, तो आप पहले फोटो खिंचाइए, बाद में आपको रास्ता बता दूंगा। क्या बात है। एक बार मैं जोधपुर से वापस आ रहा था, ड्राइवर जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी की शायद स्पीड 80 होनी चाहिए, और वो नए नए ड्राइवर थे और वो गाड़ी 85 के आसपास चली गई। और चूंकि ट्रैफिक वाले आगे थे तो ट्रैफिक वालों ने रुकवा ली। ड्राइवर नया था तो उसने थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकी, तब तक ट्रैफिक वाले पीछे पीछे आए। मैं उतर के गया, मैंने सॉरी बोला कि सर गलती से हो गया ऐसा, आप चालान बना दीजिए जो भी है। तो जब चालान बना रहे थे तभी उन्होंने, एक ने मुझे देखा और देख के वापस मुझे कहा कि आप वही है। हाँ, मैं वही हूँ। फिर उन्होंने मुझे पुनः वीडियो दिखाया कि देखो हम आपकी वीडियो देखते रहते हैं। तो अच्छा लगता ही है कि आपकी बातें उन लोगों तक पहुंच रही है जिनका इससे लेना देना नहीं है। ये जो चैनल आपके इतने सारे चल रहे हैं, राजवीर सर फैन क्लब और ये, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ये स्टूडेंट हैं, कोचिंग के स्टूडेंट हैं, अच्छा, जो उन वीडियो के अंदर से ऐसी बातें निकाल के और चला लेते हैं, इसमें मैं मैनेज नहीं करता। अच्छा, आप खुद नहीं बनवाते ये वीडियो, या कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी नहीं ना बनवाते? ये ना कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तो तरफ से, आजकल वैसे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि यूट्यूब पे आप अपने वीडियो चलाओ और उससे अर्न या इनकम का, तो क्या ऐसा कुछ है ये? दिलीप सर को एक बार कहा हमने कि अपने ऐसे कर लेते हैं, तो सर ने कहा आप सारे पैसे तुम लोग ही कमाओगे। तो ये कौन करता है, मतलब ये स्टूडेंट हैं, करते हैं, वो अपना अर्न पुराने करते हैं? स्टूडेंट थे उनके हिसाब से। चलो, ये एक अच्छी बात है बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सर के बीच में कि स्टूडेंट पुराने जो है वो अपना चला रहे हैं काम। और हमें लगता है कि वो प्रचार कर रहे हैं बहुत अच्छा। हाँ, कि वो 2 घंटे का वीडियो है, उस 2 घंटे की वीडियो में से वो 10 मिनट की चीज निकाल के लानी जो उनको लगता है कि ये आम आदमी तक पहुंच सकती है। एग्जैक्टली। धैर्य देखिए उनका भी, तो आप ये 2 घंटे पढ़ रहे हैं फिर उसमें से 10 मिनट का निकाल रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं सब, मेहनत कर रहे हैं वो। तो राजस्थानी भाषा और उसको लेके आप सक्रिय हैं काफी, कई जो समिति वगैरह भी बनी हुई हैं। मुझे किसी का भी एक ऑफर आया था कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, राजवीर सर भी हमारे साथ हैं, तो कैसा लगा आपको उनसे जुड़ के, या क्या है, मतलब आप क्या मानते हैं राजस्थानी भाषा और उसको लेके? नहीं, वो बहुत अच्छा प्रयास है। अभी राजस्थानी युवा समिति स्टेब्लिश की है, जोधपुर के बहुत यंग लड़के हैं जिन्होंने ऐसा बनाया है। और वो मेरे से भी जब मिलने के लिए आए तो मैं बड़ा प्रभावित था उनसे, बहुत राजी था कि
वो मेरे पास आए थे कि आप भी जुड़िए, और मैं तो जुड़ना चाहता था, आगे होके जुड़ना चाहता था। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब तक राजस्थानी भाषा के लिए जितने भी प्रयास थे वो या तो कोई राजनेता जैसे लोग कर रहे थे जी या जी थोड़े वही ओवर साहित्यकार थे। जी जी यंग एनर्जी पहली बार इस मूवमेंट में देखने को मिलती है, एग्जैक्टली। और इस बार लगता है कि हम लेकर तो रहेंगे। मातृभाषा की बात करते हैं, पूरी दुनिया ये कहती है जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगी राजस्थान के अंदर? राजस्थान में जब मान्यता मिल जाएगी तो भाषा, जैसा कि आपका सवाल है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि अक्सर लोग भी ये बात कहते हैं कि अपने तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अलग बोली है, बोली अलग। वो बोलियां हैं। जब मान्यता मिल जाएगी तो भाषा का एक लेवल अलग बनेगा, वो भाषा सबको समझ जाएगी। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जब आजादी से पहले का समय था तब भी तो जयपुर और जोधपुर के लोग आपस में बात करते हाँ ही थे। हाँ, पढ़ते ही थे। भरतपुर और जोधपुर के राजा के बीच में भी तो वार्तालाप और पत्राचार हुआ ही करता था। हम्म। तो जिस भाषा में हो रहा था उस भाषा को मान्यता कहीं देते थे। आपको नहीं लगता राजनीतिक स्तर पे भी ये एक बड़ी कमी है कि हम लोग इसको नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में भी कई बार मामला उठा है। पॉलिटिकल विल वाली बात है भी कि इतनी बड़े जोर शोर से पॉलिटिकल विल से बात नहीं उठाई गई। थोड़ा किया जाता जैसा कि दूसरे राज्यों के अंदर जो प्रयास देखे जाते हैं, वैसे हमने नहीं किए। पर जागो तब सवेरा है, अब भी जाग जाए तो अब भी ऐसा किया जा सकता जी है। जी बिल्कुल। और कोई विशेष बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, इतिहास से रिलेटेड? और इतिहास से रिलेटेड वैसे तो क्या बात है, इतिहास पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। जी मैं अक्सर कहता हूँ कि अपना हर आदमी इतिहास जानता है। कौन ऐसा बंदा होगा जो हरिश्चंद्र के बारे में नहीं जानता? हम हर कोई किसी को अपने कह देते हैं कि यार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मत बन। हाँ हाँ। मैं चाहता हूं कि मैं हिस्ट्री के फील्ड में आगे और पढूं, मैं अभी विद्यार्थी हूं, पीएचडी हो जाए आगे और रिसर्च करूं। ऐसे खूब सारे कैरेक्टर हैं जिनकी हम बातें तो करते हैं पर अभी तक वो हिस्ट्री में स्टेब्लिश नहीं है। एग्जैक्टली। मेरा ये रहेगा कि आने वाले दिनों के अंदर उनके ऊपर और रिसर्च किया जाए, लोगों को बताया जाए कि नहीं, वास्तव में मिथ नहीं थे, एग्जैक्टली। ये धरती पर आए थे, आम राजाओं की तरह ये भी रहे थे, ताकि भारत का जो वास्तविक इतिहास है वो लोगों के सामने निकल कर आ सके। अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो सतह के नीचे हैं, बाहर आ ही नहीं पा रही है। हमने ये सुना है कि इतिहास हमेशा जीते हुए व्यक्ति के पक्ष की ओर से लिखा जाता है, कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जीत जाता हिटलर, तो हिटलर की ओर से इतिहास लिखा जाता। काफी हद तक ये बात सही भी है कि जो इतिहास है वो विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। पर आप राजस्थान का जब इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम इतने बाइस्ट कभी नहीं रहे। जी जी। हम राजस्थान में जेता और कुंपा को जानते हैं, जबकि हम्म। वो उस युद्ध को हार गए थे। हाँ हाँ हाँ। इतिहास लिखवाने वाला कुछ भी लिखवा सकता है, लेकिन जनता तक जो बातें हैं ना, वो वास्तविकता के बहुत करीब रहती है। जी जी। क्या इतिहास लिखवाने वालों ने उस बात को मिटा दिया? जेता कुंपा को क्या लोग नहीं भूल नहीं। गए? हम गौरा और बादल को भूल थोड़ी ना सकते हैं। जी। आला उदल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, पर हाँ। लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था। आला उदल को हम तमाम लोग हाँ। जानते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से झुका हुआ रहता है। लिखवाने का काम कोई भी कर सकता है। आजकल जो इतिहास लिखा जा रहा है, एक बड़े कवि हुए हैं नाइजीरिया के, जहां तक मुझे याद है, जॉन इचिबे उनका नाम था। वो ये कहते हैं कि जंगल का राजा शेर जब तक अपने इतिहासकार नहीं रखेगा, तब तक शिकारियों का इतिहास महिमा मंडित होगा। सही भी, ये बात भी सही है कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह के अलग अलग लोगों के इतिहास जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाए। पर प्रयास भी है, पिछले कई सालों से खूब सारी बातें निकल कर आई है। सबाल्टर्न हिस्ट्री जब जिसको हम कहते हैं, तो उस जी जी। हिस्ट्री में खूब सारी चीजें दूसरी भी निकल कर आई। तो अब सारे समूहों का आ रहा है, धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा इससे। दूसरी जातियों का इतिहास भी अब सामने आ रहा है, जैसे पहले सती जो होती थी, तो केवल एक वर्ग तक सीमित था कि वे राजपूतों में रही है। अब ये पता चल रहा है कि देवासी समाज में भी सतियां हुई है, पुरोहितों में भी हुई है। अरे इतिहास तो पहले से ही था। गांव में जब आप सती माता के मंदिर देखेंगे तो अलग अलग मिल जाएंगे। हम्म। किताबों में कुछ बातें लिख दी गई जिनके आधार पर हम ऐसा पढ़ने और सोचने लग गए थे। बाकी आम आदमी तो पहले ही जानता था कि कौन है और कौन नहीं। पढ़ाने में जो इतिहास है, ये एक चर्चा का विषय बनता है कि स्कूलों में इतिहास बदल दिया जाता है, कॉलेज में कुछ और बताया जाता है, तो ये क्या है, अकबर महान और ये मतलब इस तरह का कुछ? ये भी अब पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो जिस विचारधारा की सरकार आती है वो अपने हिसाब से चेंज करवाए बिना तो रहते आपको नहीं। फिर वही पढ़ाना पड़ता है, जैसे कि हाँ, अब obvious सी आज बात से है, जो। क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर हो तो वो चीज बतानी पड़ती है। मैं अक्सर बच्चों को कहता रहता हूँ कि हम कंपटीशन एग्जाम में याद करवाते रहते हैं कि रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था। आरपीसी क्वेश्चन पूछती है, बच्चे सब याद करते हैं। जबकि आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो राजस्थान में हर घोड़े को लीलो ही कहा हुआ है। हाँ महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था, हाँ हाँ फिर भी हम तो गीत गाते रहे, लीला घोड़ा रो सवार मारो मेवाड़ी सरदार। रामदेव जी महाराज के घोड़ा था तो लीलो, तेजा जी महाराज की घोड़ी थी तो लीलन। लीलन।
तो अब ऐसी चीजें तो है, धीरे धीरे समय के साथ सुधार हो जाएंगे उनके। बिल्कुल। और लीलो हरे रंग को कहते हैं। मैं हाँ। अक्सर बच्चों को हंसता रहता हूँ कि पहले छोटे थे तब बचपन में हरे रंग का कीट पतंगा उड़ता हुआ आता था, और हम सब उसके पीछे दौड़ते थे कि रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। तो लीलो तो हरे रंग की वजह से बोलते ही हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सिंह जी चलकोई, हमसे इतनी बात करने के लिए। हम आपसे लगातार इसी तरह के विषयों पे कभी बात करते रहेंगे, और आपके संस्मरणों से, आपके उनसे हम विचारों से रूबरू होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मौका देने के तो लिए। ये थे राजवीर सिंह जी चलकोई, और आप देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।